सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल पर। चलिए आज हम जानेंगे क्लास 11 हिस्ट्री चैप्टर 10 डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल्स के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 सेज व्हाट इज meant बाय गोल्ड रश, हाउ डिड इट द गोल्ड रश contribute to the building of railway lines, the growth of industries and the expansion of agricultures। अब देखिए, जो यूरोपियंस थे उन्होंने क्या हमेशा से सोचा कि जो नॉर्थ अमेरिका में है वहाँ पर बहुत सारा गोल्ड है, एंड इवन द ट्रेसेस ऑफ गोल्ड कहाँ मिले थे? कैलिफोर्निया में, यूएसए के। और कब मिले थे? 1840 में। तो फिर क्या हुआ कि जो थाउजेंड्स ऑफ यूरोपियंस थे वो कहाँ जाने लगे? वो शिफ्ट करने लगे टू अमेरिका फॉर अ गुड फॉर्च्यून, एंड दिस लेड टू अ गोल्ड रश। अब इसके कारण क्या हुआ? जब वहाँ यूरोपियंस आए तो उन्होंने क्या शुरू कर दिया? बिल्डिंग रेलवे लाइन्स विच डेफिनेटली हेल्प द नॉर्थ अमेरिकन नेटिव्स। नाउ द यूएस railway which was started in 1870 was completed in 1885। और इसी तरह फिर कनाडा की रेलवे भी कंप्लीट हुई। और बहुत सारे इसके कारण क्या हुआ कि एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा मिला नेटिव्स को, और उनके लिए एक हिसाब से ये फ़ायदेदार रहा। नाउ मूविंग अहेड टू नेक्स्ट पॉइंट, गोल्ड रश एंड द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज़। अब देखिए इंडस्ट्रीज़ को कैसे फ़ायदा मिला या नुकसान हुआ। देखिए द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो उसके कारण क्या हुआ कि जो स्मॉल फार्म्स थे या फिर फार्मर्स थे उनकी जॉब छूटने लगी, और उन्होंने क्या करा? शिफ्ट किया फैक्ट्रीज की तरफ। एंड वी कैन से दैट इन नॉर्थ अमेरिका इंडस्ट्रीज वर डेवलप्ड इन डिफरेंट रीजन्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग रेलवे इक्विपमेंट फॉर रैपिड ट्रांसपोर्ट that could link in distant places and to produce machinery for large scale farming easier। Now moving ahead to how the industrial towns affected। देखिए क्या हुआ कि जैसे ही वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो जो फैक्ट्रीज की जो संख्या थी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। इट मल्टीप्लाइड इन यूएसए एंड कनाडा, और कहीं ना कहीं 1860 तक जो कि यूएसए एक अनडेवलप्ड इकोनॉमी था, 1890 इवन इन जस्ट 30 ईयर्स इट वॉज लीडिंग द इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड। अब देखिए एग्रीकल्चर को कैसे इफेक्ट हुआ। देखिए जो एग्रीकल्चर था वो जो हुआ कि जो फॉरेस्ट से उसको क्लियर कर दिया गया और वहाँ पर एग्रीकल्चर तेजी से बढ़ा। अब देखिए इन 1890 में क्या हुआ? द बिसन हैड ऑलमोस्ट बीन एक्सटर्मिनेटेड, मतलब उनकी जो एक्सटिंक्ट हो गए थे वो। दस द एंडिंग लाइफ ऑफ हंटिंग नेटिव दैट हैड फॉलोड फॉर सेंचुरी। नाउ अब क्या हुआ कि जो कॉन्टिनेंटल एक्सपेंशन था 1892 में यूएसए का was also completed from the area of Atlantic Ocean and the Pacific Ocean which was divided into two states। और within a few years after that यूएसए एक कॉलोनाइजर बन गया, एक इंपीरियल पावर भी बन गया। कैसे? उन्होंने शुरू कर दिया कॉलोनीज बनाना हवाई में और फिलीपींस में। फिलीपींस अब तो चलिए कंट्री आज़ाद हो गए हैं ये, लेकिन हवाई आई थिंक स्टिल इट इज़ अ कॉलोनी ऑफ यूएसए। दे कंसिडर्ड इट एज देयर ओन पार्ट। नाउ मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, what steps were taken for the right and interest of natives of नॉर्थ अमेरिका? व्हाट इज़ देयर प्रेजेंट पोजीशन? देखिए इन 1920 में क्या हुआ कि जो कंडीशंस थी नेटिव्स की वो धीरे धीरे चेंज होने लगी। क्यों? पहले तो वहाँ पर एक्ट आया इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1934, जिसके कारण क्या हुआ? जो यूरोपियंस थे, जो वाइट अमेरिकन्स थे मोस्टली, उनको एक सिंपैथी हुई किसके प्रति? नेटिव्स के प्रति, who were being discouraged for the full exercise of their culture and simultaneously denied the benefit of citizenship। इसके कारण क्या हुआ? उनको रिजर्वेशन मिल गया इस एक्ट के कारण 1934 के, कि वो लैंड खरीद सकते हैं और लोन से ले सकते हैं। ये कहीं ना कहीं उनकी सोशल कंडीशंस को बेहतर बनाने के लिए एक मददगार रहा। इट वॉज हेल्पफुल फॉर इम्प्रूविंग द सोशल कंडीशंस ऑफ द नेटिव्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नाउ मूविंग अहेड, एफर्ट्स नेटिव टू जॉइन इन द मेन स्ट्रीम। मेन स्ट्रीम आने के लिए क्या करा गया? देखिए पहले तो इन फ्रॉम 1950 टू 1960
The US and the Canadian government thought of ending the special provision for the native to hope that they would join the mainstream, but that is to adapt the European cultures, but the native world against this. इन 1974 में क्या हुआ, डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स हुआ, जिसमें बहुत सारे जो नेटिव पीपल थे उन्होंने सिटीजनशिप ली, किसकी, यूएसए की. बट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिजर्वेशन वुड नॉट बी टेकन अवे एंड द गवर्नमेंट वुड नॉट इंफर इन देयर ट्रेडिशन. तो जो उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता था वो गवर्नमेंट चाहती थी कि उसको हम हटा लें, लेकिन ऐसा बाद में नहीं हुआ और जो रिजर्वेशन का फ़ायदा था नेटिव्स को वो मिलता रहा. नाउ मूविंग अहेड टू नेक्स्ट पॉइंट, कंसिडरेशन एक्ट ऑफ 1982 क्या कहता है. देखिए, जो गवर्नमेंट थी 1869 में उन्होंने क्या रिकॉग्नाइज कर दिया था कि दैट दे वुड नॉट रिकॉग्नाइज एबोरिजिनल राइट्स ऑफ द नेटिव्स ऑफ कनाडा. नाउ द नेटिव्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन मूव that held demonstration and debate in 1982, and when the Constitution Act accepted the existing Aboriginal and treaty right of the natives. तो जब तक उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक्सेप्ट नहीं किया गया कि द एग्जिस्टिंग एबोरिजिनल राइट्स एंड देयर ऑफ द नेटिव्स. नाउ व्हाट इज द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द natives? Now it has completely changed in both the countries, as they are reduced in both numbers. They have their own right and their own culture, we can say. They are flourishing themselves now. Now moving ahead to question number 3, write a description about the winds of change in Australia. में देखिए, जो चेंज आया ऑस्ट्रेलिया में उसके बारे में हमें लिखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूरोपियंस थे बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल थे किसके प्रति, नेटिव्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स. तो देखिए, सिंस अ लॉन्ग टाइम दे मेड नो सिंसियर एफर्ट्स टू इम्प्रूव देयर कंडीशंस. किसने, यूरोपियंस ने बहुत लंबे समय तक ऑस्ट्रेलियन की कोई भी कंडीशन सुधारने की कोशिश तक नहीं करी. इवन जो यूरोपियंस थे अपनी जो किताबें थी उसमें भी ये दिखाया करते थे कि वो सुपीरियर हैं किसके, नेटिव्स ऑफ द ऑस्ट्रेलियन के. और कहीं ना कहीं 1968 में अब देखिए क्या हुआ, W.H. स्टेनर ने एक बुक पब्लिश करी, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस, और जिसके कारण यूरोपियंस इनकरेज हुए कि वो ट्रेस करे और अंडरस्टैंड करे हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ द नेटिव्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया. कहीं ना कहीं हेनरी रेनॉल्ड्स की जो बुक आई थी, वाई वरंट वी टोल्ड, इवन आलोचना करती है किसकी, द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग ऑफ द ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री. कहीं ना कहीं यूरोपियंस ये मानते थे कि जो हिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया है वो बिगन होती है जब उसकी डिस्कवरी हुई, किसके द्वारा, कैप्टन कुक के द्वारा. बट वट हेनरी रेनॉल्ड्स बिलीव दैट द स्टडी ऑफ नेटिव कल्चर एंड सिविलाइजेशन मस्ट बी एनकरेज्ड. His idea inspired the Europeans to know about the historical antecedents of the natives. तो कहीं ना कहीं W.H. स्टेनर और हेनरी रेनॉल्ड्स के कामों के कारण ही यूरोपियंस को ये मतलब एनकरेज हुए कि वो ठीक है वो स्टडी करें किसकी, उनकी सिविलाइजेशन की, ऑस्ट्रेलियंस की नेटिव कल्चर की उनके. Now moving ahead, the Europeans established a separate department in universities to study the culture of natives. और उनके लोकल कल्चर को समझने के लिए उन्होंने कई म्यूजियम्स और गैलरी ऑफ नेटिव आर्ट्स भी बनाई. और कहीं ना कहीं इट एनकरेज द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट टू अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ मल्टी कल्चरलिज्म. अब देखिए, अ ग्रेट ऑस्ट्रेलियन राइटर किसने, जूडिथ राइट ने कहा है, उन्होंने कहा है कि अ पावरफुल मूवमेंट फॉर द राइट ऑफ नेटिव्स के बारे में उन्होंने टॉक किया है. देखिए कैसे, शी वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट द पॉलिसी ऑफ कीपिंग वाइट्स एंड नेटिव्स सेपरेट में पोज अ ग्रेट थ्रेट टू द कमिंग जनरेशन. उन्होंने कहीं ना कहीं ये लिखा है अपनी पोएम्स के द्वारा, ये लोगों के अंदर एक भावना जताने की कोशिश करी है कि ब्लैक्स एंड वाइट्स आर नॉट डिफरेंट, दे शुड बी यूनाइटेड टुगेदर. और इसी को उन्होंने एनकरेज किया है. द नेटिव्स इवन रियलाइज दैट द यूरोपियंस ने कोई एग्रीमेंट नहीं करा उनके साथ. इट वॉज ड्यू टू द फैक्ट दैट द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ऑलवेज यूज टू कॉल द लैंड दैट टेरा न्यूलियस, विच मीन्स दैट द लैंड बिलोंग्स टू नन. दिस वर्डेड recognize their claims of natives over the land prior to 1770. कहीं ना कहीं we can say that there was also a long and agonizing history of children of mixed blood that was being forcibly captured and separated from the native relatives.
these children were denied all sort of rights. Now moving ahead to next question, which says, what do you know about the slavery system in USA and how was it abolished? Discuss. देखिए जो क्लाइमेटिक कंडीशंस थी, कहीं ना कहीं जो सदर्न रीजन था अमेरिका का वो बहुत ज़्यादा हॉट था, तो वहाँ पर ये ज़रूरत पड़ती थी कि वो एम्प्लॉय करें स्लेव्स को एज वर्कर्स। और जो नेटिव्स थे साउथ अमेरिकन कॉलोनीज़ के, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्लेव्स को in great numbers slaves were employed in the southern region of the America. As a result, the plantation owners bought slaves from Africa, और इसी के कारण बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होता था। एंटी स्लेवरी ग्रुप्स जो होती थी वो बैन चाहते थे किस पे? स्लेव ट्रेड्स पे। बट द अफ्रीकन्स हु लिव इन यूएसए रिमेन्ड देयर स्लेव्स। और अब देखिए दूसरी तरफ क्या था, जो नदर्न रीजन था अमेरिका का वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। वहाँ पर द नदर्न स्टेट्स ऑफ अमेरिका बिगेन टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट दिस प्रैक्टिस। वो चाहते थे कि स्लेव प्रथा को बंद कर दिया जाए, लेकिन जो सदर्न स्टेट्स थे वो नहीं चाहती थी, और इसी के कारण दोनों देशों के बीच फ्रॉम 1861 टू 1885 एक सिविल वॉर भी होती है, और जिसमें जो नदर्न स्टेट्स थे वो विक्टोरियस होते हैं, और फिर स्लेवरी को फाइनली एबॉलिश करा जाता है। और इसमें सबसे जो अहम रोल निभाया उन्होंने वो थे अब्राहम लिंकन, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एट दैट टाइम, हु प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिमार्केबल रोल इन द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन यूएसए. Now friends, moving ahead to next question, discuss the features of the lifestyle of the natives of people of North America. अब देखिए नॉर्थ अमेरिका के जो लोग थे उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी। तो लिविंग, वो लोग जो रहते थे वो बैंड्स में रहते थे और विलेजेस में रहते थे, और रिवर्स के जो किनारे होते हैं वहाँ पर रहते थे। डाइट में क्या खाते थे? क्रॉप्स जैसे कि मेज़ हो गया, और अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स हो गई, फिश हो गया, मीट हो गया। कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी जो थी वो सबसिस्टेंस इकोनॉमी थी, मतलब दे यूज टू ग्रो एज मैनी क्रॉप्स एज रिक्वायर्ड टू फुलफिल देयर बेसिक needs. Land as a resource, they saw land as a resort, and they also claimed their rights over the ownership of the land. अब देखिए एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स का ये कल्चर देखिए वहाँ दिखता है, जैसे कि वो जो इनका जो अमेरिकन नेटिव्स अमेरिकन थे वो किस प्रिंसिपल पे रहते थे। उनका जो प्रिंसिपल था वो रहता था टुगेदरनेस का और म्यूचुअल फ्रेंडशिप का, और वो कहीं ना कहीं दे डू नॉट इंडल्ज देमसेल्व्स इनटू द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, दस दे यूज टू एक्सचेंज गिफ्ट्स अमंग्स देमसेल्व्स। और लैंग्वेज देखा जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज को वो स्पीक करते थे, बट द नेम्स ऑफ दीज आर नॉट रिटन डाउन एनीवेयर इन द सोर्सेज वी हैव फाउंड. नाउ मूविंग अहेड टू द क्लोथ्स, जो क्लोथ्स होते थे वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड क्राफ्ट्समैन होते थे, एंड दे न्यू द आर्ट ऑफ वीविंग एंड द बेस्ट क्वालिटी ऑफ क्लोथ्स. नाउ मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 6, we can say that the question says discuss the physiographic features of the continent of North America. तो जो नॉर्थ अमेरिका था उसका फिजियोग्राफी, उसका जोग्राफी हमें बताना है। देखिए जो कॉन्टिनेंट जो नॉर्थ अमेरिका था वो कहाँ से कहाँ तक था? आर्टिक सर्कल से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, और पैसिफिक से अटलांटिक ओशन के बीच, मतलब फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इट वाज बिटवीन आर्टिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट वी कैन से इट वाज बिटवीन द ओशंस पैसिफिक ओशन, एंड on the east side it was Atlantic Ocean of the North America. Rocky Mountain chains थी वहाँ पे मिलती थी, ग्रेट लेक्स हैं, मिसिसिपी, ओहियो एंड Appalachian mountains are also found there. The Great Lakes, the valley of Mississippi and Ohio and the Great Plains कहाँ रहते हैं, किस साइड है? वो है ईस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में, और मैक्सो इज सिचुएटेड इन द साउथ. Now moving ahead to next question, question number 7. With reference, the question says with reference of the Cherokee tribe critically examine the problems of the alienation of the natives of USA from their land. अब देखिए जो यूरोपियंस थे वो चाहते थे यूएसए में उनकी जो सेटलमेंट है वो बहुत तेज़ी से बढ़े, तो उन्होंने क्या करा, नेटिव्स के साथ दे साइन ट्रीटी और उन्हें लैंड खरीदना शुरू करा, और उनको बहुत कम पैसों में वो लैंड खरीद लिया, और कहीं ना कहीं उन्होंने नेटिव्स को ये धोखा दिया और लैंड खरीद लिया विदाउट पेइंग द वर्थ ऑफ दैट लैंड. एंड आफ्टर द ट्रीटीज वर मेड द नेटिव्स वर फोर्स्ड टू मूव. इवन हायर ऑफिशियल्स डिड नॉट थिंक इट रॉन्ग टू डिप्राइव देम ऑफ देयर लैंड. उन्होंने सोचा भी नहीं एक बार भी कि ये गलत हो रहा है. और इनजस्टिस देखिए कैसे हुई चिरोकी ट्राइब के लोगों के साथ, जो कि जॉर्जिया में रहते थे, एक स्टेट है यूएसए का,
कि Cherokee were the only one which made the most effort to learn English somewhere, and we can say that to understand English style of living they did their efforts. लेकिन even after that they were denied the rights of citizens. वहाँ के जो चीफ जस्टिस थे, यूएस के चीफ जस्टिस जॉन मार्शल ने एक 1832 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दी, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट ही सेड चेरोकी इज अ डिस्टिंक्ट कम्युनिटी, they occupy their own territory in which the laws of Georgia are no value, and they enjoy sovereignty in certain matters. But what the US president did, Andrew Jackson, he refused to honor the judgment of the chief justice. The Cherokee were driven out of their land by the US Army. They were around 15,000 people, and even 1/4 of them died during their journey. Now, moving ahead, just what was the justification given by the Europeans? अब यूरोपियंस का क्या कहना था देखिए. Those who took land which was occupied by Native Americans justified their action that the जो नेटिव हैं उनको पता ही नहीं है कि वो लैंड को कैसे यूज़ करें. दे डोंट डिजर्व टू ऑक्यूपाई द लैंड, उनका ये कहना था. वो कंटेम वो कहते थे, निंदा करते थे नेटिव्स की कि वो लेज़ी हैं और नेटिव्स को वो जो क्राफ्ट की स्किल है वो नहीं पता कैसे प्रोड्यूस करा जाए, और कहीं ना कहीं वो उनको ये भी नहीं पता था कि कैसे कि दे वर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन ड्रेसिंग करेक्टली एंड लर्निंग. और वो मतलब ऐसा दिखाने की कोशिश करते थे यूरोपियंस की दे वर द सुपीरियर, दे न्यू व्हाट इज़ राइट फॉर देम, दे शुड रूल देम, ऐसे वो दिखाने की कोशिश करते थे. इवन अ फ्रेंच मैन रोड दैट अ प्रिवेंटिव मैन विल डिसअपियर विद अ प्रिमेटिव एनिमल. Now the reservation for the natives. Meanwhile the natives of pushed in the west direction में अब वो आने लगे. नेटिव्स कहीं ना कहीं उनको दूसरी जगह पे लैंड दिया गया, बट दे ऑफन हैड मूव अगेन इन केस ऑफ एनी मिनरल वाज फाउंड ऑन दैट लैंड. और कहीं ना कहीं बहुत सारी जो ट्राइब्स थी वो फोर्स्ड करी गई कि वो शेयर करें अमंग द लैंड अमंग देमसेल्व्स अदर ट्राइब्स एज वेल. It led to the quarrels between them. The natives were confined to small areas known as reservation. और कहीं ना कहीं this generally was that land which they had no connection. उनको जो अपनी असली लैंड थी वो जो छोड़ के कहीं और जाना पड़ता था, कहीं और बसना पड़ता था, उसके बाद उसको शेयर भी करना था, और फिर रिवॉल्ट्स अलग से होते थे. नाउ द रिवॉल्ट्स बाय द नेटिव्स डिड नॉट गिव इट ईजली, और उन्होंने बहुत ब्रेवली से लड़ा. इवन द रिवॉल्ट्स, बट द रिवॉल्ट्स वॉज crushed by the US Army from 1885 to 1890. The Metis also reported in Camden between 1869 to 1885. But they all have to give up because nobody can fight against the US Army, which was one of the powerful army at that time. Now moving ahead to next question. Exchange of goods between European traders and the natives of North America. What was that exchange? देखिए, arriving in North America, Europeans come to know that they assemble regularly at the river Mississippi पे, और जो उनका ऑब्जेक्टिव होता था वो होता था कि वो गुड्स को एक्सचेंज करें, बिकॉज दे न्यू कि जो वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गुड्स की एक एक्टिविटी फॉलो होती थी. और क्या उन्होंने एक्सचेंज क्या करते थे देखिए, वो एक्सचेंज करते थे फूड आइटम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स. ओनली दोज गुड्स फॉर एक्सचेंज विच वर नॉट अवेलेबल इन अ पर्टिकुलर रीजन. और जो लेते थे वो लेते थे they took part in exchange of food items which boosted their trading. In exchange they gave native people blanket, gun, alcohol. Native people are not aware of alcohol, but the European made them addicted to the wine. तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये जो यूरोपियंस थे इन्होंने ही उनको लत लगाई अल्कोहल की, वाइन की. ये शायद से एक सोची समझी साजिश भी हो सकती है कि कैसे रूल किया जाए. ऐसा ही यूरोपियंस ने करा चाइना में जब उन्होंने ड्रग्स का लाया, और ऐसा ही उन्होंने इंडिया में भी करा. कहीं ना कहीं वी सी दैट महात्मा गांधी वॉज ऑलवेज अगेंस्ट ऑल दीज एक्टिविटीज़. ही ऑलवेज सेज दैट द illicit ड्रग्स, अल्कोहल एंड मटेरियल्स ऑल शुड बी बैंड इन इंडिया एज वेल. सो नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू यू नो अबाउट द इनहेबिटेंट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका. अब आप देखिए, नॉर्थ अमेरिका के जो अर्ली इनहेबिटेंट्स थे वो कहीं ना कहीं एशिया से आए थे 30,000 साल पहले, ऑन अ लैंड ब्रिज अक्रॉस द बेरिंग स्ट्रेट. और फिर धीरे धीरे वो साउथ की तरफ बढ़ने लगे ड्यूरिंग द ईयर एज अराउंड 10,000 ईयर्स. द ओल्डेस्ट एयरक्राफ्ट वॉज ऑल्सो फाउंड इन अमेरिका अबाउट 11,000 ईयर्स.
द पॉपुलेशन ऑल्सो स्टार्टेड टू इंक्रीज अबाउट 5000 ईयर्स, जब क्लाइमेट धीरे धीरे स्टेबल हुआ। और कहीं ना कहीं वी कैन से दैट जो नॉर्थ अमेरिका के जो पीपल थे वो बैंड्स में रहते थे, विलेजेस में रहते थे अलॉन्ग द रिवर वैलीज, और वो फिश खाते थे, कल्टिवेट करते थे वेजिटेबल्स, मेज, एंड इवन दे वेंट फॉर अ लॉन्ग जर्नी टू सर्च फॉर अ मीट बिसन। Okay, they also killed as many as animals as they needed the food for the food. Now moving ahead to the question number 10. देखिए लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का। A museum gallery display, what the question is, the question says how satisfactory is the museum gallery display in explaining the culture of the people। देखिए, अ म्यूजियम गैलरी डिस्प्लेज द कल्चर ऑफ द पीपल इन द फॉलोइंग वेज। कैसे? जो एक म्यूजियम होती है वो कहीं ना कहीं डायलैक्ट्स और जो उनकी लैंग्वेजेस होती है लोगों की, उसके बारे में जानकारी देती है। और दूसरा कि नंबर ऑफ थिंग्स जैसे कि पॉट्स हो गया, पैरल्स हो गया, ऑर्नामेंट्स हो गया, सब उनको दिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक हमें एविडेंस मिलते हैं कि ये सारी चीज़ें उस सिविलाइजेशन, उस कल्चर से बिलोंग करती हैं। और कहीं ना कहीं जो बुक्स होती हैं, जो रिसर्च पेपर होते हैं और जो सर्वेज होते हैं या फिर काम होते हैं जो हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं, और वो सारी चीज़ें कहाँ रखी जाती हैं? म्यूज़ियम में। तो इससे हमें बहुत सारी फिर एविडेंस मिलते हैं कि हाँ ये सिविलाइजेशन से रिलेटेड ही है, इस बुक में ये लिखा गया है कहीं ना कहीं। और जो आइकन्स होते हैं जैसे कि इन द एंशियंट पीरियड द थियोलॉजी इन इट्स बेसिक फॉर्म्स एंड द कॉइन्स are also found in the museum. In fact, the museum is the storehouse of all the things symbolizing the culture of human beings from prehistoric to the present. These things display the culture of the respective period. So I hope friends you like this video, and I thank you for your patience you showed. If anybody is still here reached, then please like our channel, please share it. We also get motivated, and we hope if you need any another video on the any another topic, then please comment in the comment box so that we can come to know and make a video for you all. That's all today. Thank you friends. I hope you like this video.